वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट फ्यू थियोरीज ऑफ लाइट। इन पर्टिकुलर कहा जाए तो न्यूटन की थियोरी देखी हमने, हाइजेंस वेव थियोरी के असम्पशंस, मैक्सवेल्स थियोरी एंड एट लास्ट प्लैंक्स क्वांटम थियोरी। अब जो डिस्कशन हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ाना है वो लाइट के वेव नेचर को अज्यूम करते हुए हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो आज का लेक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअल केस में लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, लाइट कैसे आगे बढ़ती है। अब हम हाइजीन की थियोरी को ही यूज कर रहे हैं इन सारी बातों को समझाने के लिए। सो इन दैट प्रोस्पेक्टिव दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। हाइजीन ने हमको एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, एक डिटेल्ड explanation with certain definitions, with certain laws, certain principles। हमने उसको ये हमको उसने ये बताया कि एग्जैक्टली लाइट का प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स और फॉर्मेट्स हमको कंसिडर करने हैं, और कौन से लॉज और प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होते हैं। ओके, सो डायरेक्टली अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ एनिमेशंस का हेल्प लेता हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हाइजीन क्या कहना चाह रहा है। कौन से डेफिनेशंस और कौन सी वैरायटी ऑफ कंडीशन हाइजीन हमें समझाना चाह रहा है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हाइजीन थियोरी इज गिविंग अस टू डिफरेंट डेफिनेशंस। दो अलग अलग डेफिनेशंस वो हमको दे रही है। एक हम कहते हैं वेव फ्रंट, और दूसरा हम इसमें आगे लगाते हैं वेव नॉर्मल्स। फर्दर ऑन यही कैरी हो जाता है रे ऑफ लाइट एंड देन लाइट प्रोपोगेट्स, ऐसे ना। हाउ एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू हैपन, ये कैसे होने वाला है। Now let's try to understand this with the help of a small animation। एक छोटे से एनिमेशन से कोशिश करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर के सरफेस पर जो रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, वैसी एक सिचुएशन है। तो दिस इज सपोज टू बी अ प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ सेंटर में हमने कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया, जैसे कि स्टोन फेंका या कोई वाइब्रेटर लगा दिया या वाटर के नीचे से इसको ऑसिलेट कराया, ऐसा कुछ भी। एक अर्थक्वेक जनरेट हो गया या कुछ भी आप कैसे कह लीजिए। तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ रखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी क्या करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करती है कि वाटर के सरफेस में वाइब्रेशंस क्रिएट कराती है। और ऐसा स्फेरिकल पैटर्न में, आप कह सकते हो सर्कुलर पैटर्न में, वो एनर्जी के प्रोपोगेशन को हम देख सकते हैं। और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक, वी मे टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है लेकिन थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, हमने सोर्स ऑफ एनर्जी को रखा है। ठीक है, तो यहाँ वेव्स क्रिएट हो रही हैं और वो वेव्स ऐसे 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 आगे बढ़ते जा रही हैं। उनका स्फेरिकल शेप आप कह सकते हो, या वाटर के सरफेस पे आप कह सकते हो सर्कुलर शेप आगे बढ़ता जा रहा है। तो हाइजीन का ये कहना है लाइट भी एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रोपोगेट करती है। ओके, एग्जैक्टली सिमिलर, कुछ भी फर्क नहीं है। हाइजीन का ये कहना है कि जैसे हम यहाँ बता रहे हैं ना, लाइट एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे प्रोपोगेट करेगी ना। हाउ एग्जैक्टली, कैसे। तो हाइजीन ये कहता है कि जहां पे हमने ये सोर्स रखा है वहां से एनर्जी क्रिएट होगी और लाइट के वेव्स एमिट होना शुरू होंगे। अब आप अपनी मर्जी से, अपने टाइम के कंसिडरेशन को लेते हुए, अपने हिसाब से टाइम टाइम को चॉइस करते हुए ना, कहीं पर भी एक स्फीयर बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया, जस्ट इमेजिन करो, ये आप बना के बताता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे मैंने एक स्फीयर बना दिया, ये रेड कलर का दिख रहा है आप सभी को। Yes. तो ये जो ब्लू डॉट में लगा रहा हूँ ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ सोर्स रखा हुआ है।
तो ये स्फीयर जो है ना मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। मैं चाहूं तो इसको छोटा भी बना सकता हूँ बिल्कुल अंदर, और मैं चाहूं तो इसको एकदम बड़ा भी बना सकता हूँ बिल्कुल बाहर। तो बच्चों आप ये देखोगे कि सोर्स से निकलने वाली वेव्स जो है ना धीरे 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 ऐसे 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 वाइब्रेट करते 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 इस सरफेस तक पहुंचती है। ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस तक पहुंचती है। और इन वेव्स को आप किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर करो, चाहे तो आप अपोजिट साइड में कंसिडर कर लो, ये ऐसे ऐसे करते 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 इस सरफेस पर पहुंचेगी, यहाँ से ऐसे करते करते इस सरफेस पर, यहाँ से ऐसे 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 सरफेस पर, यहाँ से ऐसे वाइब्रेट होते होते लाइक दिस। आई विल बी शोइंग मोर सच वेव्स सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये करता हूं कि इस सरफेस तक पहुंचने वाली सारी वेव्स कैसी होंगी। इसके बारे में हम तीन बड़े इंपॉर्टेंट बातें बता सकते हैं। नंबर वन, कि ये सारी की सारी वेव्स जब इस सरफेस पर पहुंच रही हैं तो दे आर रीचिंग दैट पर्टिकुलर सरफेस इन सेम टाइम, साइमल्टेनियसली दे आर रीचिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाली वेव पहले पहुंच रही है और यहाँ वाली वेव बाद में पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितने टाइम में ये वाली वेव यहाँ रीच कर रही है एग्जैक्टली उतने ही टाइम में ये वाली वेव यहाँ पे रीच करेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर में सोर्स है और उसके अक्रॉस स्फेरिकल लेवल पे या सर्कुलर लेवल पे कह लीजिए, फिलहाल हमने उस सरफेस को चॉइस किया है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इस सरफेस के बारे में हमें ये पता चलती है कि ऑल दी वेव्स आर रीचिंग साइमल्टेनियसली। सेकंड, आप ये देखोगे कि जब ये वेव्स यहां पर पहुंच रही है तो इनका जो फेज है, जिस फेज में वेव पहुंचती है सरफेस पर, सभी वेव्स के लिए वो फेज आइडेंटिकल होगा, और होना भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पहली वाली वेव का क्रेस्ट पहुंच रहा है तो दूसरी वाली वेव का ट्रफ पहुंच रहा है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। दे विल बी रीचिंग इन एग्जैक्टली सेम स्टेट साइमल्टेनियसली एंड इन सेम फेज। सेम फेज में इसलिए भी पहुंचेंगे क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सोर्स से, वो सभी पॉइंट्स के लिए, सभी वेव्स के लिए सेम है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें हमें क्या समझ आती है कि हर एक वेव जो यहां पे पहुंच रही है, दोज वेव्स आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, दे आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस। तो आप सोचें कि ये जो स्पेशल या ये जो सरफेस हमने चॉइस किया, ये हमने अपनी मर्जी से चॉइस किया, जहां हमको अच्छा लगा हमने वहां इसे चॉइस किया। तो इसकी स्पेशलिटीज क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसकी खासियत क्या है? तो आंसर है कि दीज वेव्स आर रीचिंग साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर पहुंच रही है। All these waves are reaching, traveling the same distance. And third and the most important point, all these waves which are reaching this surface, they are in phase. तो ऐसे पर्टिकुलर सरफेस को, जिसके साथ ये जो तीन बातें हो रही हैं, साइमल्टेनियस वेव्स का पहुंचना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचना, और सेम फेज में पहुंचना, ऐसे पर्टिकुलर सरफेस को हमें खास नाम देते हैं, हम इसको कॉल करते हैं वेव फ्रंट। क्या कॉल करेंगे हम इसको? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। क्या स्पेशलिटीज हैं इसकी? द वेव्स आर रीचिंग साइमल्टेनियसली, द वेव्स आर रीचिंग इन फेज, द वेव्स आर रीचिंग ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस। अब ये वेव फ्रंट मैं कहां बना सकता हूं? तो बच्चों ये हमारी मर्जी होती है, हमारा चॉइस होता है। हम चाहें, जैसे यहाँ ये लेफ्ट साइड की डायग्राम में देखें, तो इस जगह पे भी मैं एक वेव फ्रंट बना सकता हूँ। हम चाहें तो बड़ी जगह, दूसरी जगह पे भी एक वेव फ्रंट बना सकते हैं। हम चाहें तो और दूसरी जगह पे भी एक वेव फ्रंट बना सकते हैं। हम चाहें तो और दूसरी जगह भी एक वेव फ्रंट बना सकते हैं। अब आप बिल्कुल महसूस करें कि यहाँ सेंटर से एनर्जी निकली और ये सरफेस पर पहुंचती हुई नजर आई सबको, दिख रहा है? ये देखो पहुंची, ये पहुंची, ये पहुंची। तो ऐसे एक पंचेस मिलते जा रहे हैं, करेक्ट है ना? यस। तो ये जो सारी मैंने बनाए ना, ये सारे के सारे वेव फ्रंट है, ऑल ऑफ देम आर वेव फ्रंट। हाँ, लेकिन आप एक बात सोचें कि वेव फ्रंट इस पर्टिकुलर डायग्राम में ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ वेव फ्रंट, आप ऐसा नहीं बना सकते। सोचें, इस सिचुएशन में आप ऐसी वेव फ्रंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप देखेंगे कि जो वेव यहां पहुंच रही है उसके लिए डिस्टेंस, और जो वेव यहां कॉर्नर पे पहुंच रही है उसके लिए डिस्टेंस अलग है। साइमल्टेनियसली नहीं पहुंचेगी, डिस्टेंस अलग रहने की वजह से।
और डिस्टेंस भी अलग है और साइमल्टेनियस नहीं पहुंचती है, टाइम अलग है, तो फेज भी अलग हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट सोर्स अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो उसके अक्रॉस ऐसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप की या क्यूबिकल टाइप की वेवफ्रंट में नहीं बना सकता, मुझे स्फेरिकली बनानी पड़ेगी। तो वेवफ्रंट बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, एक पर्टिकुलर अलाउड शेप्स ही कंसिडर किए जाएंगे। और ऐसे शेप्स या ऐसी सरफेसेस के बारे में हम कंसिडरेशन करेंगे जिनमें ये तीन बातें होनी चाहिए। द वेव्स शुड रीच साइमल्टेनियसली, the waves should reach traveling the same distance, and all the waves reaching that particular wavefront are in phase। तो कभी कभी वेवफ्रंट को डिफाइन करते वक्त ऐसे भी कहा जाता है द लोकस, ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फॉर विच the waves are reaching simultaneously traveling same distance and all the waves reaching that particular locus are in phase। so ये चीज क्या हो गई बच्चों, क्या कहलाएगी, वेवफ्रंट कहलाएगी। ठीक है, मैं जस्ट इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स पूरे कर सकें, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने इसका दे दिया। अब ये जो वेवफ्रंट बनती है ये कितने टाइप की बन सकती है। अभी आपने देखा कि स्क्वायर वाली या रेक्टेंगल वाली या क्यूबिकल वाली वेवफ्रंट नहीं बना सकते हम, इट इज नॉट अलाउड, पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने टाइप की हम वेवफ्रंट ये बना सकते हैं, तो बच्चों हम इसे तीन अलग अलग टाइप्स में बना सकते हैं। एक है स्फेरिकल, दूसरा है प्लेन और तीसरा है सिलेंड्रिकल। ठीक है, ऐसी तीन ही टाइप की वेवफ्रंट हम बना सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। तो अब आइए देखते हैं कि ये स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनती है। बड़ा आसान है, अगर हम एक पॉइंट सोर्स ले लें, जस्ट लाइक इमेजिन करें कि हमने एक पॉइंट सोर्स ले लिया, ये पॉइंट सोर्स है, और बहुत थोड़े से टाइम के लिए हम वेव्स को ट्रैवल करना अलाउ करें, थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड से थोड़ा सा ही हिस्सा, या आप कह सकते हो फाइनाइट टाइम, थोड़े ही वक्फे के लिए हमने लाइट को ट्रैवल करना अलाउ किया। तो हो सकता है कि ये लाइट ऐसे ट्रैवल करते 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 यहां तक पहुंच गई, वैसे ये ट्रैवल करते 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 यहां तक पहुंचेगी, वैसे ही उतने टाइम में ये ट्रैवल करते करते यहां तक पहुंचेगी। तो ऐसे सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को जो चारों तरफ आएंगे, इनको अगर हम ज्वाइन करने लग जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो शेप ऑफ वेवफ्रंट हमें मिल सकता है वो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल। आई बात समझ में आपको। Yes. लेकिन बच्चों अगर हम इसी तरीके का पॉइंट सोर्स लें और इनफाइनाइट टाइम के लिए वेव को ट्रैवल करने का मौका दें, मतलब बहुत देर तक, या सोर्स इतनी दूर रखें, इतनी दूर रखें कि लाइट हम तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगे, तो अगर ये ऐसे ट्रैवल करते करते इनफाइनाइट टाइम तक जा रही हैं, तो देखो क्या ये वेवफ्रंट ऐसी बड़ी होती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी, करेक्ट है। Yes. और बड़ी होते 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 बेटा एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि इन्फिनिटी के हिसाब से तो तुम इसको बिल्कुल सीधा ही देखोगे, मतलब एक बहुत बड़ी स्फेरिकल वेवफ्रंट का छोटा सा सरफेस तुम देखोगे तो वो तुमको प्लेन ही दिखेगा, बिल्कुल अर्थ के जैसा तुम इमेजिन करो। अर्थ वैसे तो स्फेरिकल है, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा हम देखते हैं छोटा सा, तो हमको वो प्लेन दिखता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम लाइट वेव्स को इनफाइनाइट टाइम ऑफ ट्रैवल दे दें कि भाई अपने हिसाब से जितनी देर तक ट्रैवल करना है उतनी देर तक ट्रैवल करते रहो, और लाइट इस तरीके से ट्रैवल करती जाएगी, तो वेवफ्रंट का साइज और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते 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 तो ये इतनी बड़ी वेवफ्रंट स्फेरिकल नेचर में बन जाएगी कि उसका छोटा सा हिस्सा अगर हमने लिया तो वो हमको कैसा नजर आएगा, प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, सो हाउ कैन वी मेक अ प्लेन वेवफ्रंट। आंसर सिंपल है, हमको लेना चाहिए पॉइंट सोर्स, और टाइम ऑफ ट्रैवल लाइट का कितना देना चाहिए हमको, इनफाइनाइट, या आप कह लीजिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब ही हम टाइम बहुत ज्यादा लेंगे, ऐसा बोल रहे। और हम स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे बनाएंगे, तो आंसर सिंपल है कि हम यहाँ पे पॉइंट सोर्स लेंगे और बिल्कुल एक छोटी से डिस्टेंस के लिए बहुत फाइनाइट से टाइम के लिए लाइट को ट्रैवल करने का मौका देंगे, तो बिल्कुल नजदीक ही अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे वो स्फेरिकल दिखेगी। आप जैसे यहाँ इमेजिन करें ये, तो यहाँ नजदीक नजदीक अगर मैं बनाते जाऊंगा तो मुझे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का शेप मिलेगा। लेकिन आप समंदर में आने वाली वेव्स को देखें तो आपको वो ऑलमोस्ट सीधी दिखती है ना, हालांकि वो भी कहीं ना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से क्रिएट हो गई होगी, पुल हो गई होगी, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट रिजेंबलेंस तो नहीं है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो वो हमको प्लेन नजर आती है।
तो जब एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हमको प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अब तीसरा टाइप है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे कैसे बनाया जाए? तो आंसर सिंपल है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाने के लिए हम एक लीनियर सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारी ट्यूबलाइट। सोर्स जो है ये पॉइंट की शक्ल में नहीं होगा, हम सोर्स का जो फिजिकल शेप यूज करेंगे वो लीनियर रहेगा। अब इससे अगर लाइट को हमें निकलता हुआ दिखाना है तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये अपर सरफेस से ऐसे लाइट निकली, ये लोअर सरफेस से लाइट ऐसे आगे बढ़ी, इधर 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 समथिंग लाइक दैट, और ये साइड वाले सरफेसेस से ऐसे ऐसे आगे बढ़ती गई। तो हमें जो शेप यहाँ देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिलेंड्रिकल। और ये इसी तरीके से और बड़ा, ऐसे, और बड़ा, ठीक है, और पॉसिबली और बड़ा हो सकता है। लेकिन आप महसूस करें, इसको देखें, इसका जो शेप है वो कैसा बनता जा रहा है? Cylindrical. तो हाउ कैन वी मेक अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट? द आंसर इज सिंपल। इस केस में हमको एक लीनियर सोर्स इस्तेमाल करना है। फिर डिस्टेंस आप छोटा लें या बड़ा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको कितना भी बड़ा कर देंगे डिस्टेंस को, तब भी ये शेप में सिलेंड्रिकल ही रहेगा। सो ये तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। पॉइंट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस के लिए कंसिडर किया जाए तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए कंसिडर किया जाए तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। और लीनियर सोर्स फाइनाइट या इनफाइनाइट, कैसा भी डिस्टेंस आप ले लें, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे बहुत लार्ज डिस्टेंस का मीनिंग होगा, तो हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगी। तो कैन यू गिव एन एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ देम? लेट मी गिव। स्फेरिकल वेव फ्रंट एक लाइट बल्ब की तरह आप देख सकते हो, छोटा सा लाइट बल्ब, ठीक है। छोटे लाइट बल्ब से जो लाइट निकल रही होगी वो लाइट बल्ब के नजदीक नजदीक जब तक होगी तो ऑलमोस्ट वह स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के पैटर्न में ही हमें देखने को मिलेगी। प्लेन वेव फ्रंट का बहुत ही कॉमन और सिंपल सा एग्जांपल है सनलाइट। सूरज से जो लाइट आ रही है, अर्थ तक पहुंचते 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 वो वेवफ्रंट्स इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अर्थ को जो लाइट पुश करेगी या अर्थ को जो लाइट स्ट्रक करेगी, अर्थ पर तक जो लाइट पहुंचेगी वो एक बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा हिस्सा होगी। मतलब वो ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस पर कैसे हिट करेगी आके, मानो जैसे वो प्लेन वेव फ्रंट हो। तो सनलाइट इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि हम Tubelight. ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे टू डिफाइन द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब आइए आते हैं अगली डेफिनेशन पर। आई होप आपको वेव फ्रंट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। यस, Yes. फ्रंट एक लोकस है, एक जगह है, एक एरिया है, ठीक है ना, एक सरफेस है जहां तक लाइट की वेव साइमल्टेनियसली पहुंचती हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए पहुंचती हैं, और सारी की सारी वेव्स इन फेज होती हैं। और उसके तीन टाइप्स हो सकते हैं, स्फेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल। तो व्हाट आर वेव नॉर्मल्स? देखो, जब हम ये वेव फ्रंट बना चुके, बहुत बड़े ध्यान से सुनना, तो इन वेव फ्रंट्स पर जब हम सोर्स से सरफेस पर परपेंडिकुलर्स निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर्स, ठीक है, तो इन सभी लाइंस को जो सोर्स से सरफेस की तरफ निकाली जाएंगी, लेकिन कंडीशनली कैसी रहनी चाहिए? Perpendicular. परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। तो इन सभी लाइंस को हम कॉल करते हैं वेव नॉर्मल। What are wave normal? The answers are very simple. Wave normals are those lines which are always perpendicular to the surface of wavefront. Wave normals वो लाइन होती हैं जो वेवफ्रंट के सरफेस पर हमेशा कैसी होती हैं? Perpendicular. परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसमें एक दो तीन प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि आई विल बी जस्ट पुटिंग द well, I'll be just giving an example कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा सोर्स लिया, तो इसके नियर विसिनिटी में अगर मैं वेव फ्रंट्स के कुछ पोर्शंस बनाता हूं तो क्या ऐसे बनेंगे? करेक्ट है ना? एक्सटेंड अगर मैं कर देता हूं तो ये सर्कल्स हो जाएंगे, और इसी तरीके से मैं इन्फिनिटी तक जाता रहूंगा तो ये प्लेन बन जाएगा। करेक्ट है? Yes. अब सोचिए बेटा कि अगर मैं इस पे वेव नॉर्मल्स बनाने लग जाऊं तो क्या ऐसे बनाने पड़ेंगे मुझे? यस। Yes. और ये इसी तरीके से अगर एक्सटेंडेड शेप में मैं दिखाते जाऊं
तो यहाँ पे ये ऐसे एक्सटेंडेड शेप, करेक्ट है। देखने वाली बात है कि जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होती हैं तो उसके सरफेस पर वेव नॉर्मल्स जो है ये डाइवर्जेंट होती हैं, डाइवर्जेंट ऐसे फैल रही होती हैं, क्योंकि पॉइंट सोर्स से निकल के ऐसे आगे बढ़ेंगी ना, अवे फ्रॉम द सोर्स दे आर डाइवर्जिंग, या टुवर्ड्स द सोर्स दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि किसी एक जगह पे आ जाना, एक पॉइंट पे आ जाना। तो टुवर्ड्स द सोर्स देखेंगे तो दे आर कन्वर्जिंग, लेकिन अवे फ्रॉम सोर्स देखेंगे तो दे आर डाइवर्जिंग। बट ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, सरफेस पर कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए वेव नॉर्मल सरफेस पर तो परपेंडिकुलर होंगी ही, लेकिन आपस में डाइवर्जिंग होंगी अवे फ्रॉम द सोर्स। लेकिन जब वो प्लेन वेव फ्रंट बनाती हैं तो वो प्लेन वेव फ्रंट के सरफेस पर तो परपेंडिकुलर ही होंगी, नो डाउट, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कैसी होंगी? तो आंसर है पैरेलल। आई ना बात समझ में? यस। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आइए अगली डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये आप लिख लें, इसके लिए मैं पॉइंट यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, रे ऑफ लाइट। ठीक है, वेव फ्रंट आपने बना दिया, वेव नॉर्मल आपने बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट रे ऑफ लाइट? किस चीज को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं? तो बच्चों इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। आपने सबसे पहले क्या बनाया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पर आपने परपेंडिकुलर लाइंस निकाली, तो उसे आपने क्या नाम दिया? वेव नॉर्मल। अब ये जो वेव नॉर्मल्स है ना, इनको डायरेक्शन एरो दे दो आप। वो भी कैसे दो? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उस डायरेक्शन में एरो दे दो आप, डायरेक्शन एरो दे दो। तो ये जो डायरेक्शन एरो दे रहे हैं आप, डायरेक्टेड वेव नॉर्मल्स को जो है हम रे ऑफ लाइट कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ लाइट के साथ जब हम वेव नॉर्मल बनाते हैं तो उन्हीं वेव नॉर्मल्स को अब हम क्या कॉल करने वाले हैं? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। तो ये हो गया रे ऑफ लाइट। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट भी हमेशा वेव फ्रंट के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी? यस। यस, ऐसे ही कहना चाहिए हमें। Now here I am putting some description of it. मैं इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट, बहुत ध्यान से देखें। तो डायरेक्शन इन विच द लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। एक्चुअली ये बात यही है कि आपने वेव नॉर्मल को डायरेक्शन दे दिया है, तो ये रे ऑफ लाइट हो गई, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो गए, ये जो सरफेसेस हैं ये सरफेसेस क्या कहलाए? वेव फ्रंट। और ये सिर्फ लाइन जो है ये वेव नॉर्मल। यहाँ पे देखें, ये लाइन वेव नॉर्मल, ये जो सरफेस यहाँ बना रहे हैं इसको हम बोले प्लेन वेव फ्रंट, और ये डायरेक्शन के साथ जब हम इसे कंसिडर करेंगे तो हम इसे क्या कॉल करेंगे? रे ऑफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेव नॉर्मल्स या रे ऑफ लाइट सरफेस के साथ हमेशा कैसी हैं? वेव फ्रंट के साथ कैसी हैं? परपेंडिकुलर। चाहे उधर कंसिडर करें चाहे इधर कंसिडर करें, किधर भी कंसिडर करो इसको। लेकिन फर्क समझ आ रहा है आपको? आपस में कैसी है? यहाँ पे फ्रंट के केस में पैरेलल है, और यहाँ आपस में कैसी है? डाइवर्जिंग। यहाँ डाइवर्जिंग कह सकते हो अवे फ्रॉम द सोर्स, या टुवर्ड्स द सोर्स अगर हम मान लेते हैं तो इसे हम कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं। तो ये तीन डेफिनेशंस हाइजिन ने पहले हमें बताए। अब हाइजिन हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होने वाला है, ज्योमेट्रिकल मेथड्स यूज करके, बाकायदा ड्राइंग्स बना के, पूरा एक अप्रोच कि एग्जैक्टली लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होगा। फॉर दैट हमको ये तीनों डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल एंड रे ऑफ लाइट। नाउ टू गो फॉर हाइजिन्स डेफिनेशन, हाइजिन ने एक प्रिंसिपल बताया। अब वो प्रिंसिपल कैसा है बहुत ध्यान से सुने आप, क्योंकि आप प्रिंसिपल समझेंगे तब जाकर ही आप प्रॉपरली इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइट का प्रोपोगेशन कैसे हो सकता है। बट बिफोर दैट, फॉर योर थियोरी पेपर you may have certain differentiation between the wavefront spherical and wavefront plane। तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ लें, इस पर मैं नहीं समझता कि मुझे कोई बात करने की जरूरत है, ऑलरेडी मैं इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुका। अब आइए देखते हैं कि हाइजिन का प्रिंसिपल क्या है, और हाइजिन का प्रिंसिपल यूज करते हुए
हम एक्चुअली में कैसे लाइट के प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन एज पर एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज द हाइजेंस प्रिंसिपल इन इट्स एग्जैक्ट सेंस, इन इट्स एग्जैक्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स नाउ ट्राई टू हैव एन एनालिसिस कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, एक छोटा सा सोर्स ले लेते हैं। हाउएवर यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ सोर्स, देयर इज नो बाइंडिंग कि आप सोर्स पॉइंट ही लें या लीनियर ही लें। एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए हम एक पॉइंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस सोर्स में से लाइट सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में निकलेगी एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एट द इनिशियल स्टेज। तो आप अपने हिसाब से लाइट को कुछ टाइम दें, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, एंड लेट लाइट ट्रैवल टू अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लेते हैं कि लाइट यहां तक आ गई, ठीक है, दिस इज वेयर द लाइट रीच। तो ये लाइट यहां तक आ गई, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। फिर इस साइड देखो तो यहां तक पहुंची, और इस साइड देखो तो यहां तक पहुंची, फॉर एग्जाम्पल ना। इन सभी और इस तरीके के सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसका एक लोकस बनाते हैं, तो हमें एक स्फेरिकल शेप मिल सकता है जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे। ठीक हो गया? यस, Yes. थोड़ा सा स्केल पर नहीं बन रही है बट आप कंसिडर कर लें। तो ये कौन सी टाइप की वेवफ्रंट बनती हुई हमको नजर आई? Spherical. स्फेरिकल। अब हाइजन क्या कहता है, जरा गौर से सुने। हाइजन कहता है कि वेवफ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, those points will behave as a secondary source of light, as a secondary source of energy। यहां एनर्जी का मतलब लाइट है, as a secondary source of light। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, एक्चुअल सोर्स नहीं बनेंगे, दे विल बिहेव, दे विल एक्ट लाइक दे आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अपने आप में एक सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होगा कि हर एक सोर्स की अपनी अपनी छोटी वेवफ्रंट बनने लग जाए? Yes. ये ऐसे तीनों के तीनों अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हर एक सोर्स की अपनी अपनी छोटी वेवफ्रंट बनेगी। बट फर्दर ऑन हाइजीन ये कहता है कि ये तीनों सोर्सेस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे, तीनों पॉइंट्स ये, और अपनी अपनी इंडिविजुअल छोटी वेवफ्रंट बनाएंगे, बट दैट विल ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो जो इनकी छोटी वेवफ्रंट बनने वाली है वो सिर्फ आगे के ही डायरेक्शन में बनेगी, पीछे की डायरेक्शन में नहीं बनेगी। दैट विल ट्रैवल ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जिसको मैं सॉलिड कर रहा हूं खाली वही आगे की तरफ ही जाएगी, पीछे की तरफ मैं सिर्फ समझने के लिए बनाया हूं, पीछे की तरफ वो वेवफ्रंट नहीं जाने वाली है। ठीक है, इज इट ओके? सो ईच पॉइंट on the wavefront will behave as if it is the secondary source of light and it will emit its own wavefront which will propagate in the forward direction। अब आपने क्या करना है कि ये जो तीनों छोटे छोटे सेकेंडरी वेवफ्रंट्स बने हैं जो कि इन सेकेंडरी सोर्सेस की वजह से ओरिजिनेट हुए हैं, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक टेंजेंट बना लें। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल एक नई वेवफ्रंट बन गई है कि नहीं? ओवरऑल एक नई वेवफ्रंट बनी। अब हाइजीन के ही प्रिंसिपल को आगे कैरी करें, क्या फिर यहां पे और कुछ पॉइंट्स बनेंगे जैसे ये, जैसे ये और जैसे ये? तो ये सारे सोर्सेस क्या करेंगे? सेकेंडरी सोर्सेस हो गए ना ये। हर अगला सोर्स, ये जो मेन सोर्स है उसको छोड़ के हर अगला सोर्स जो इमेजिन किया जाएगा उसे सेकेंडरी ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि सेकेंडरी है टर्चरी, ऐसा नहीं। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स है, ये अगला भी सेकेंडरी ही है। इमेजिन किएंगे, बिहेव कर रहे हैं, ऐसे मानेंगे, एक्चुअल सोर्स माने, एक्चुअल तो सोर्स यही है। तो अब ये जो नई वेवफ्रंट बनी है इस पर भी आने वाले पॉइंट्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे? मानो जैसे वो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो क्या वो भी अपनी अपनी वेवफ्रंट कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए? Forward.
फॉरवर्ड, इसके पीछे का हिस्सा आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जाएगी तो सिर्फ फॉरवर्ड ही जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि ये जो छोटे छोटे सेकेंडरी वेवफ्रंट्स बन चुके, इन सबको एक और टेंजेंट से ज्वाइन करा दें, तो आप देखेंगे कि आपको और एक अगला नया वेवफ्रंट बन के मिल गया। तो ऐसा एक एक करते 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 यस, ये लाइट प्रोपोगेट करते हुए आगे जाएगी। बात समझ आ रही है? यस। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा फिजिकल एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास बीच में एक वाइब्रेटर रखा हुआ है सेंटर में, जो हमारा मेन सोर्स है। अब इसके सराउंडिंग में ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मार्बल्स रखे हुए हैं, गोटियां रखी हुई है। जस्ट इमेजिन करें बेटा आप। और इसके आगे और, ठीक है, सेकंड लेयर, ये ऐसे। और उसके आगे और, लेट से ये अगली कलर से मैं बना देता हूं, उसके आगे और, ठीक है, लेट से उसके आगे और, ठीक है। थोड़ा अपना टाइम पास हो रहा है, बट लेट्स हैव दिस एग्जांपल कंप्लीटेड ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। अब इमेजिन करें कि जो अपना मेन सोर्स है, ये वाला ब्लू कलर का सेंटर वाला, उसने तगड़े वाइब्रेशंस क्रिएट किए। तो उसके वाइब्रेशन के जो झटके हैं, जो धक्के हैं, क्या वो इन मार्बल्स को मिलेंगे? ठीक है, तो इन मार्बल्स तक वो एनर्जी पहुंची। फिर ये मार्बल्स में जो झटके या धक्के क्रिएट हो गए, जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए, क्या वो अगले मार्बल्स में ट्रेवल होंगे? यस। तो अगर इन ग्रीन वाले मार्बल से पूछा जाए कि भाई तुम तक एनर्जी कहां से पहुंची, तो वो बोलेंगे कि हमको इन्होंने दी। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमको ब्लू वाले सोर्स से आई है। ठीक हो गया? यस। इसका मतलब ये जो बीच में लेयर बनी है यहां पे, क्या ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रही है? यस। कि जो एनर्जी सेंट्रल पॉइंट से निकल रही है, सोर्स से निकल रही है, पहले वो इन तक पहुंची, फिर उसके बाद ग्रीन वालों को पहुंचेगी, फिर उसके बाद पिंक वालों को पहुंचेगी। अगर पिंक वालों को पूछे तो भाई तुमको, तुम्हारे पास एनर्जी कहां से आई, तुमको एनर्जी किसने दी, तुम्हारे पास ये जो वाइब्रेशन है ये कहां से पहुंचे, तो वो बोलेंगे ग्रीन से आई। तो पिंक वालों के लिए सोर्स कौन है? ग्रीन वाले। ग्रीन वाले। तो क्या हम ग्रीन वाले मार्बल्स को एज गुड एज अ सेकेंडरी सोर्स इमेजिन करें? यस। तो एग्जैक्टली लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। मेन सोर्स तो अपना जगह पे ही होता है, पहली वेवफ्रंट बन गई, पहली वेवफ्रंट पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो बिहेव करेंगे सेकेंडरी सोर्स, और फिर वो लाइट को आगे भेजेंगे। फिर टेंजेंट बना के अगली वेवफ्रंट बनाओ, फिर टेंजेंट बना के अगली वेवफ्रंट, फिर टेंजेंट बना के अगली वेवफ्रंट, और ये मामला चलता जाए। अब ये अगर यहां तक एक लास्ट में यहां भी एक मार्बल रखा हुआ है, तो उस तक भी वो एनर्जी पहुंच जाएगी, लेकिन एक दूसरे में ट्रांसफर होते होते होते। ठीक हो गई बात? यस। अब ये जो लाइंस है बच्चों, अगर इन लाइंस को मैं इसी तरीके से ज्वाइन कर दूं, तो आप बताएं ये क्या कहलाएंगे? what I should call wave normal, शाबाश। And if I start giving them a direction in the direction of propagation of light, so what they will be called? रे ऑफ लाइट। ray of light. मैं यहां फिर इस बात को कंफर्म कर दूं, आपको बता दूं कि रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव नॉर्मल, सॉरी सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। हमेशा याद रखना, वो परपेंडिकुलर ही होगा, कोई दूसरा चांस ही नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसे हम कहते हैं हाइजन का प्रिंसिपल, हाइजन्स प्रिंसिपल। इसको हम 2 पॉइंट्स में लिखते हैं एज पर एज अवर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न। तो हमारी टेक्स्ट बुक से हम इसको कैरी करें तो हम इसे 2 पॉइंट प्रिंसिपल कहते हैं। पहले हम ये कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट विल इमिट its own secondary wavefronts which are more effective in the forward direction only. It will be more effective in the forward direction. ये बात याद रखें कि इसका जो इफेक्ट होगा वो कहां होगा? आगे की तरफ। इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक क्यू लगी हुई है, 12-15 लोग उसमें खड़े हैं, पहले आदमी ने धक्का दे दिया, तो पहले आदमी का धक्का किसको लगेगा? डायरेक्ट 10वें को नहीं लगेगा, पहले किसको लगेगा? दूसरे का। दूसरे को। और दूसरे का धक्का आगे कैरी होगा, पहले के पास वापस नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये आगे जाएगा, इट विल बी इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में वो अपना असर नहीं दिखाएगा। ये अगर वाइब्रेट करता है, पहली लेयर को अगर एनर्जी मिल गई, तो पहली लेयर वापस से
फर्स्ट सोर्स को नहीं देगी, बल्कि वो दूसरी लेयर को देगी, दूसरी लेयर तीसरी लेयर को देगी। So it will always be effective in the forward direction. ठीक। Yes. और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि वेवफ्रंट अगली जब हमको बनाना है, मतलब ये पहली वेवफ्रंट के बाद जो नेक्स्ट वेवफ्रंट बनाना है, तो इन छोटे छोटे वेवफ्रंट्स के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन बातों को पूरा किया और हम ऐसे वेवफ्रंट पर वेवफ्रंट, वेवफ्रंट पर वेवफ्रंट बनाते चले गए। बात हो गई क्लियर बेटा? अब इस चीज को बताते हुए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन रखा है, आप देख सकते हैं। ये सी दिस, यू कैन जस्ट इमेजिन। एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, अगली वेवफ्रंट बनती हुई दिख रही है। ग्रीन कलर की पहली वेवफ्रंट बनी, फिर उसके बाद ये स्प्लिट हो गई, ये अगली। और इसी तरीके से अगर हम कैरी करते जाएंगे तो और अगली और अगली और अगली और अगली बनेगी, लेकिन मेन जो सोर्स है हमारा यहाँ सेंटर में ही है। डन विद दिस? Yes. अब आइए, एक दो आर्टिकल आते हैं एग्जामिनेशन में, उन आर्टिकल्स पर बात करते हैं। हालांकि मैंने इस पे ऑलरेडी छोटा सा डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इसको तैयार करते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट। कैसे हम स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएंगे, ज्योमेट्रिकली उसको कैसे बनाया जाए। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इन सारी चीजों को यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आइए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट हम इन्हें कैसे बनाए। व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ ड्राइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेवफ्रंट। सो हियर दोस पॉइंट, वन बाय वन आई विल एलॉबरेट। एक एक करके मैं एलॉबरेट करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पॉइंट सोर्स ले लेंगे। तो जस्ट इमेजिन यू हैव टेकन अ पॉइंट सोर्स S. So it will emit light in all possible direction and will form a spherical wavefront. चलो ये मान लेते हैं कि इससे जो लाइट निकल रही है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, c है। तो हम t टाइम तक वेट करेंगे, t टाइम तक हम लाइट को ट्रैवल करने का मौका देंगे। उसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो कि होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड हमने यहां पे क्लेम कर ली c और टाइम दिया t, तो कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी, CT. ct। अब फिर आप कंपास लेंगे, कंपास, ठीक है, उसका जो पॉइंट है आप वो सोर्स पे रखेंगे और ct इतना कुछ भी गिन के, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, वट एवर यू विश, आप कंपास की हेल्प से एक वेवफ्रंट यहां पे बना लेंगे। तो ये आपने पहली वेवफ्रंट कंपास की हेल्प से बनाई, ऐसे ही फ्री हैंड नहीं बनाना। अभी यहाँ पे मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, बट यू आर सपोज्ड टू मेक इट बाय यूजिंग कंपास। आप सोचे बेटा, ये जो डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला, ये कितना है, CT. सो शैल आई लेबल दिस एज द फर्स्ट वेवफ्रंट? Yes. ये मेरा पहला वेवफ्रंट हो गया जो मैंने टी टाइम के बाद बना लिया। एंड लेट मी कॉल दिस वेवफ्रंट एज ए बी, जैसे मैंने थ्योरी में लिखा है, ये ए बी। अब हाइजीन का प्रिंसिपल अप्लाई करें। कंसिडर करें कि इस पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये, फिर अपनी मर्जी से कहीं भी ये, अपनी मर्जी से और कहीं भी ये। According to Huygens principle, all these points are going to behave, are going to act as what? Secondary source of light. The source of light. Now what they will do? What they will do? Wavefront. They are going to emit their own wavefront, their own secondary wavefront. करेक्ट है ना? अगर ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे इन एग्जांपल को याद रखिए, इसकी एनर्जी इसको मिली, अब ये सोर्स बना, तो ये क्या करेगा, चुप बैठेगा क्या? ये एज अ सोर्स बिहेव करेगा और एनर्जी को आगे भेजेगा। What they will do, they will act like as a secondary source of light and they will form their own wavefront. अब उनकी अपनी खुद की वेवफ्रंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा और उनको टाइम देते हैं, थोड़ा और टाइम दे देते हैं उनको। कितना टाइम देते हैं? तो आई मेंशन्ड हियर एज टी डैश, इंटेंशनली मैंने अलग टाइम लिया, थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा यहां से और आगे, CT डैश। तो क्या ct डैश इतने साइज के यहां पर ऐसे स्फीयर्स बनाने पड़ेंगे हमको? Yes. सोचें बेटा।
और इन स्फीयर्स का जो पीछे वाला पोर्शन है ये वाला, क्या ये इफेक्टिव रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। कौन सा पोर्शन इफेक्टिव रहेगा? सामने। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला। अब आपके पास जो कंपास है उस कंपास का पॉइंट फिर एक बार आप सोर्स पे रखें, और ये जो छोटे छोटे नए वेव फ्रंट्स बने हैं इनको आप एक टेंजेंट से ज्वाइन करा दें। तो ये आपने ऐसा कर दिया, इनको टेंजेंट से ज्वाइन कर दिया। ये कंपास से ही करना है आपको, ज्योमेट्रिकली करना है, थ्योरी पेपर में अगर आया तो। बाकी ठीक है, एमसीक्यू में तो हम लोग लॉजिकली आंसर कर लेंगे चीजें। तो क्या हम एट द एंड ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो हमको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट, एंड लेट्स लेबल दिस न्यू वेव फ्रंट एज CD। अब आप चाहें तो यहां से आप ऐसी पूरी एक वेव नॉर्मल्स बना दें, ये एंजॉय करें, इनको एरो दे दें, और इन दिए गए एरो से हम फौरन पता कर लेंगे कि ये क्या चीजें हैं। रे ऑफ रे ऑफ लाइट। तो ये मैंने इसका एक स्केच जो बनाया है आपको मैं दिखा रहा हूं, दिस जस्ट लाइक अ स्केच। तो ये ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है, ये इसी तरीके से बनाया गया, बट इट इज मेड ऑन स्केल, स्केल लेके बराबर बाकायदा। जब ये नोट्स में लिख रहा था तब स्केल लेकर के मैंने बराबर उसको चॉइस करके बनाया है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्कआउट। ये किस चीज का कंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का। इसे अच्छे से दिमाग में बिठाएं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बेटा एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ये भी 3 मार्क के लिए आता है। आसान है ना, एकदम समझ पा रहे हो? बहुत आसान है मेरे ओपिनियन में तो। बिल्कुल इत्मीनान से मैं सारी चीजें आपके सामने रखते जा रहा हूँ, और थोड़ा बहुत एनिमेशन का हेल्प भी मिल रहा है हमको, तो होपफुली हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। अब सोचिए हमें कौन सी वेव फ्रंट बनानी है? प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें ये याद रखना है कि हम सोर्स तो पॉइंट सोर्स ही लेंगे, सोर्स में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, लेकिन खाली इतना सा फर्क करेंगे कि जो पहली प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाएंगे। ठीक है, तो अब जरा इस बात को समझिए, आप इस बात को जरा गहराई से समझिए। ये मैंने क्या क्या लिखा देखें यहां पे आप। कंसिडर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस केप्ट इन एयर, लाइट फ्रॉम दिस सोर्स इज रिसीव्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसा कोई सेंटेंस हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट के डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा। अब जब हम इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रिसीव करेंगे तो हम कौन से टाइप की वेव फ्रंट बनाएंगे? प्लेन। प्लेन। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, हम प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे। अब फिर एक बार हम ये कह रहे हैं कि यहां पे लाइट सी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, बट नोट दैट के आई एम नॉट गिविंग एनी टाइम हियर, मैं टाइम दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि लाइट मुझे कहां से मिल रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो ये रहा अपना पॉइंट सोर्स, ये लाइट ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ट्रेवल करते 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 आई, और चुपचाप एक सीधी लाइन यहाँ पे बना दो, तो इनिशियल लेवल पर कोई कंपास वंपस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और आपकी ये पहली वेव फ्रंट बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गई है। यू डोंट हैव टू टेक एनी रेडियस CT, यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनी आर्क, कुछ नहीं, सीधी एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लो, एंड इमेजिन करें कि ये सोर्स कहां है? इन्फिनिटी। बात अच्छे से क्लियर हो रही है बच्चों ये? यस। नाउ अप्लाई हाइजेंस प्रिंसिपल। व्हाट हाइजेंस इज सजेस्टिंग? कि कोई भी पॉइंट जो वेव फ्रंट पे आएगा वो कैसे बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स। शाबाश, बिल्कुल सही है, वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वो अपने लिए खुद उसके खुद के नए नए वेव फ्रंट्स बनाएगा। तो यहां हम कहते हैं कि भाई हमने थोड़ा टी टाइम दिया उसको, तो लाइट आगे बढ़ने लग गई। क्या मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ सर्कल्स बनाने पड़ेंगे? जस्ट सोचें, यस। ये ऐसे पॉइंट्स के हिसाब से। इसमें भी मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो सर्कल्स मैं बना रहा हूं ये कहां एक्टिव रहने चाहिए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं डॉटेड निकाल लूं, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने पूरा निकाला, लेकिन एक्चुअल केस में बैकवर्ड डायरेक्शन जो है इसका डॉटेड निकालना चाहिए, या निकालना ही नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन सभी वेव फ्रंट्स को एक नए टेंजेंट से ज्वाइन करा देंगे, यस। और इसे एक नया नाम दे देंगे, और हम कहेंगे
कि ये जो नई वेव फ्रंट बनी है ये न्यू वेव फ्रंट CD है। करेक्ट हो गई बात? यस। यस। अब कह ले भाई कि लाइट ऐसे आ रही थी और ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये एरोज बिरोज निकाल दें आप बिल्कुल अच्छे से और बोल दें कि ये रे ऑफ लाइट है, बिना एरो के बोल दें कि ये वेव नॉर्मल्स है, और ये जो सरफेसेस यहाँ बने हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक हो गया? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेंस प्रिंसिपल एंड द एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है। ये उसका स्केच है जो स्केल पर अगर बनाया जाता है तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बैकवर्ड पोर्शन आपको डॉटेड दिखाना है और सोर्स को आपको टिपिकली कहाँ कंसिडर करना है? इंफिनिटी। एट इन्फिनिटी। लिख लें नोट्स में भी, इसको करेक्शन कर दें, एट इन्फिनिटी आपसे लिख दें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं लगातार। आई एम इंटरेस्टेड टू कंप्लीट दैट पार्ट एज वेल। मैं लेक्चर थोड़ा सा एक 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा, तो बैठे जरा पेशेंस से। है ना? तैयार है ना? यस। ओके। इसमें लगातार कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपीयरेंस में ये क्वेश्चन काफी टफ लगते हैं, ऐसा लगता है यार बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये यकीन करें एक ही कंसेप्ट से ये सॉल्व हो जाते हैं। ओनली वन कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है? कि रे ऑफ लाइट वेवफ्रंट के सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वेवफ्रंट का शेप बिगड़ जाए, वेवफ्रंट स्फेरिकल से कर्व हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, वेवफ्रंट का एंगल चेंज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन रे ऑफ लाइट वेवफ्रंट के सरफेस पर हमेशा कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रहेगी। अब आइए एक एक करके मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा मैं लेक्चर को स्ट्रेच करूंगा, इसलिए भी कि मैं इस चीज को 2 लेक्चर्स में डिवाइड नहीं करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट इट इन अ सिंगल लेक्चर ओनली। हमें यहां पर कुछ मीडियम्स दिए गए हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब हमें यह बताना है कि ट्रांसफर होने वाली वेवफ्रंट्स कैसी होंगी। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक प्रिज्म दिया गया है ये, और इस प्रिज्म में हमें यह बताया गया है कि एक प्लेन वेवफ्रंट इस पर इंसिडेंट हो गई। अब ये वेवफ्रंट यानी कि लाइट, वेवफ्रंट यानी कि लाइट हो गई बच्चों, बात समझो। करेक्ट है ना? तो ये प्लेन वेवफ्रंट जब इस प्रिज्म से पास होके बाहर निकलेगी, ट्रांसमिट होके बाहर आ जाएगी, तो फिर वो कैसी दिखेगी? अब दिखने में या पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट बहुत ध्यान से देखें बेटा। जो रे आ रही है वो कैसे आ रही है? तो आप देखिए रे कुछ इस तरीके से आ रही है। Why I have shown the ray of light something like this? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। वेवफ्रंट के सरफेस पर रे ऑफ लाइट हमेशा कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब आप यहां पे बस आप सिर्फ रे की फिक्र करें कि रे कैसे जा रही है। तो एक नॉर्मल बच्चों में यहां बना देता हूं। हम देखेंगे कि पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रे ऑफ लाइट हल्की सी बेंड होके नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे। फिर एक नॉर्मल में यहां पे बना देता हूं सरफेस पे, ये रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना है, और फिर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होकर के ऐसी नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक हो गई बात? यस। तो मैंने इनिशियल लेवल पे रे को ट्रेस किया, वेवफ्रंट को नहीं। मैंने रे को ट्रेस किया, मैं वेवफ्रंट की फिक्र ही नहीं करूंगा। जब मैं रे को पूरी तरीके से ट्रेस कर चुका, अब मैं सॉरी रे को पूरी तरीके से जब मैं ट्रेस कर चुका, अब मैं वेवफ्रंट बनाऊंगा। तो आप गौर करें, क्या बाहर आने वाली वेवफ्रंट हमको ऐसी दिखाई देगी? सोचें सोचें। इनफैक्ट इसके अंदर जो वेवफ्रंट्स होंगी वो ऐसी होंगी। क्या कहते हो? और ये जो बाहर आ रही है ना वेवफ्रंट्स, ये ऐसी नजर आएंगी। यस यस सर। सोचें आप, कौन सा सिंपल लॉजिक मैंने यहां पे लगाया? परपेंडिकुलर। मैंने सिर्फ ये लिखा कि रे ऑफ लाइट और वेवफ्रंट हमेशा एक दूसरे को कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। बस, इससे ज्यादा बच्चों इसमें कुछ भी नहीं सोचना है।
अक्सर स्टूडेंट्स जो परेशान होते रहते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा शेप कैसे आता है। तो वन लाइनर है, बिल्कुल वन लाइन में आंसर निकलता है। थिंक इट इन अ वे कि व्हाट इज हैपनिंग टू द रे, यू ट्रेस दैट रे, बाद में सरफेसेस परपेंडिकुलर बना दो, वेवफ्रंट के सरफेस उस रे पर परपेंडिकुलर बना दो, खत्म हो गई बात। अब आइए आते हैं एक और डायग्राम देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, थोड़ा पेशेंस रखें प्लीज। मैं और एक बार बोलूंगा आपको, बिकॉज लेक्चर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन तक स्ट्रेच हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट इट इन वंस। दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज। अब इस सरफेस पे देखें आप, यहां पे वेवफ्रंट ऐसी आ रही है, ये कुछ वेवफ्रंट्स दिखाए हैं जो कि पहले ट्रैवल कर रहे हैं डेंसर मीडियम में और बाद में ये एंटर कर जाएंगे रेरर मीडियम। तो आई विल नॉट बॉदर अबाउट वेयर द वेवफ्रंट इज गोइंग, आई विल थिंक अबाउट वेयर द रे इज गोइंग। तो क्या इनिशियली अगर मैंने रे बनाई तो ऐसी बनेगी, ये ठीक है, ये Yes. एरो। यहां सरफेस पर एक नॉर्मल बना दें क्योंकि ये रिफ्रैक्शन वाला मामला है। लाइट कहां एंटर कर रही है, Rare. डेंसर से रेरर, तो क्या उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। Yes. तो अगर ये लाइट बेंड ना होती तो क्या ऐसे सीधे जाती, अब बेंड हो गई है तो इसका सीधा सा मतलब है ये लाइट ऐसे सीधे नहीं जाते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि ऐसे जाएगी। ये होगा इसका डायरेक्शन, करेक्ट है। Yes. अब इसकी वेवफ्रंट बनाए बच्चों, तो इसकी वेवफ्रंट मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी, ये एक, ये दो, ये तीन, लाइक दिस। बड़े ध्यान से देखिए मैंने इन सारे सरफेसेस को कैसे रखा है, Perpendicular. परपेंडिकुलर। एक और बात मैं आपको बताता हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डायग्राम है ना, इसमें यहां पे ऐसे बताया कि वेवफ्रंट आ रही है और यहां पे दो बता दिए इसने। मैं चाहता हूं बच्चों कि आप ये डिस्टेंस नोटिस करें और ये डिस्टेंस नोटिस करें जो यहां के दो वेवफ्रंट्स के बीच में है। ये जो डिस्टेंस इन रेरर मीडियम है और ये जो डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम है ना बच्चों, तो ये डिस्टेंस इन रेरर मीडियम ज्यादा होगा डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम से। बोले क्यों? क्योंकि आपको अभी अभी सिखाया गया था कि जो भी डिस्टेंस वेवफ्रंट कवर करती है, देखिए आप, वो स्पीड और टाइम इस मल्टीप्लीकेशन से निकाला जाता है, करेक्ट है। Yes. अब आप लॉजिक लगाएं, दिमाग चलाएं कि डेंसर में स्पीड ज्यादा होगी क्या रेरर में ज्यादा होगी? Rare. रेरर में ज्यादा होगी। तो यहां स्पीड ज्यादा रहने की वजह से क्या ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा फॉर द सेम टाइम? Yes. तो हमेशा याद रखिए कि अगर बंच ऑफ वेवफ्रंट्स दिखाए जा रहे हैं, एक साथ बहुत सारे वेवफ्रंट्स दिखाए जा रहे हैं, और अगर वो डेंसर में हैं तो उनका गैप कम होगा, और अगर बंच ऑफ वेवफ्रंट दिखाए जा रहे हैं जो रेयरर में हैं तो उनका गैप ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि रेयरर में स्पीड ज्यादा है तो अगली वेवफ्रंट ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगी, लाइट ज्यादा ट्रेवल करेगी, अगला आर्क बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ बच्चों बात? Yes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करना। एवरी वन ऑफ यू, यस, हर एक को क्लियर हुआ बॉयज? यस सर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंच ऑफ वेवफ्रंट एक साथ दिखाऊंगा, डेंसर में दिखाऊंगा तो क्लोज गैप के साथ दिखाऊंगा, नैरो सेपरेशन, और रेरर में बंच ऑफ वेवफ्रंट एक साथ दिखाऊंगा तो जरा गैप वाइड रहेगा उसका। रीजन मैं बता रहा हूं आपको कि रेरर में स्पीड ज्यादा है तो वेवफ्रंट जरा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगली वेवफ्रंट हमको जरा दूर मिलेगी, एंड सो ऑन। आइए अब इस पर बात करते हैं। यहां एक लेंस हमारे सामने रखा गया है। अब लेंस में से ये वेवफ्रंट पास होती है तो फिर अगली वेवफ्रंट कैसी बनेगी हमें ये दिखाना है। बच्चों ये बहुत आसान है, पहले मैं इनिशियल वेवफ्रंट्स आपको दिखा दूं। ये इनिशियल वेवफ्रंट्स ऐसे बनेंगे, सॉरी इनिशियल रेज। आपने नोटिस किया मैंने सारी रेज को कैसे बताया? Perpendicular. परपेंडिकुलर। अब ये सेंटर वाली रे है तो सीधा जाएगी, ऊपर वाली रे ऐसे मुड़ जाएगी, नीचे वाली रे लेंस में ऐसे मुड़ती है। देखो पढ़ा ना आपने, 10th में भी पढ़ाया आपने।
Yes. तो ये ऐसे 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 यहाँ पे, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे ऐसे ऐसे। अब इनकी अगर मैं वेव फ्रंट्स बनाऊं आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस अगर मैं इनकी वेव फ्रंट्स को क्लेम करूं, तो सी दिस, ये हमको कैसी दिखेगी? ये हमको ऐसी दिखेगी बेटा, ऐसी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, मानो जैसे यहां सोर्स है, मानो जैसे यहां पॉइंट सोर्स है। बात आ रही बच्चों समझ में? मानो जैसे यहां पॉइंट सोर्स है, क्योंकि ये सारी लाइट आके यहां क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। Yes. तो एज गुड एज जैसे यहां सोर्स रखा गया है, तो इससे ये स्पेरिकल वेवफ्रंट बनती हुई ऐसे उल्टा अगर मैं ट्रेस करूं तो शेप ऐसा बनेगा। और अगर मैं आगे और कंटिन्यू करना चाहता हूं बच्चों, तो ये ऐसा, फिर ऐसा, और इसी तरीके से, और ये ऐसा, ऐसे आगे जाए। बात आ रही है समझ में बेटा? Yes. इसका एक छोटा सा विजुअलाइजेशन भी है मेरे पास, देख लें। ये रहा इसका विजुअलाइजेशन, बिल्कुल वेवफ्रंट चलती हुई दिखा रहे हैं। ये लेंस रखा गया है कॉन्वेक्स, और ये देखिए, ये जो इनिशियल पोर्शन है यहाँ पे मैंने जो बनाया ये वाला। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर। एक और मीडियम का यूज करते हैं हम, एक और मीडियम लेते हैं। यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखा गया है। तो आप पहले तो बताएं कि भाई इनिशियल रेज कैसे पहुंचेंगी? तो क्या इनिशियल रेज ऐसे पहुंचने वाली? Yes. ये इनिशियल रेज होंगी। इसके बाद कॉन्केव लेंस का काम ये होता है कि वो लाइट को डाइवर्ज करता है, करेक्ट है ना? Yes. अब वेव फ्रंट कैसी बनेगी? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी बनेगी। आ रहा है समझ में? Yes. और मैं कुछ दूसरा नहीं सोच रहा हूं, सिर्फ यही सोच रहा हूं कि जो सरफेस मैं यहां पे बनाऊं वो इस रे ऑफ लाइट के साथ कैसा बने, Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो ऐसा 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 बढ़ता 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 जाएगा। और अगर ये पूरा इसका एक वर्चुअल फोकस हम लोग बना दें तो यहां बनेगा। तो मानो जैसे यहां से लाइट निकल के ऐसे आगे बढ़ रही है। डन? यस? Yes. ओके, कोई डाउट नहीं यहां तक? क्योंकि मैं अब और थोड़े से आगे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं। क्लियर हो गया बेटा Yes. बॉयज? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको सीधा सीधा ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, और बस देखते ही पता चलना है। प्लेन मिरर के सरफेस पर ये वेवफ्रंट आ रही है, तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट होने वाली वेवफ्रंट कैसी बने। तो बेटा ये बहुत आसान है, मैं सिर्फ क्वेश्चन की डायग्राम को रीपेस्ट करता हूँ, रीयूज करता हूँ। तो देखें आप, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले तो आप ये नोटिस करें कि इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है। क्या इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है? Yes. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इंसिडेंट लाइट तो ऐसे आ रही है। तो क्या रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट ऐसे चली जाएगी? अगर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट ऐसे जा रही है तो डेफिनेटली इसकी जो वेवफ्रंट है वो ऐसी बनेगी। सही है? Yes. ये लाइट ऐसे आई यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और उसके बाद ये ऐसे गई, तो ये बराबर देखें आप 90 डिग्री चल रहा है ना, ये 90 डिग्री बना ना इधर, है कि नहीं? आसान है कि नहीं? देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है प्रॉब्लम, देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत टफ हो गया, आप कैसे निकाले इसको। बट वी कैन सॉर्ट इट आउट विद जस्ट वन कंडीशन। एक कंडीशन दिमाग में बिठाओ कि रे ऑफ लाइट और वेवफ्रंट का सरफेस हमेशा चाहे कुछ हो जाए कैसे रहेंगे? Perpendicular. परपेंडिकुलर रहेंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी हमको प्लेन वेवफ्रंट दिया है, और उसके साथ साथ हमसे फिर फर्दर ये पूछा है कि जब लाइट इससे स्ट्राइक करेगी, सॉरी स्फेरिकल वेवफ्रंट दिया है कॉनकेव, लाइट स्ट्राइक करेगी इसको, फिर बाद में अगले शेप्स कैसे होंगे। तो ये चार ऑप्शन इसने दे दिया। बहुत आसान है। देखिए ये अपना मिरर है, इमेजिन करें,
दिस इज द मिरर। ठीक है, मिरर हम लोग 11 में बहुत पढ़ चुके हैं। अब देखिए तो कि लाइट आ कैसे रही है, तो लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट की इंसिडेंट है, करेक्ट है ना। Yes. रिफ्लेक्शन कैसे होगा लाइट का, तो क्या ऐसे होगा, Hmm. ये ऐसे हो जाएगा, एक फोकस बनता नजर आएगा यहाँ पे। Yes. अब वेवफ्रंट बनाए आप, सोचे तो ये परपेंडिकुलर होने के हिसाब से ऐसा, फिर ऐसा छोटा, फिर ऐसा, फिर यहाँ आपका सोर्स बन गया, फिर उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, आया सही। तो ये जो Yes. सरफेसेस मैं यहाँ बना रहा हूँ, इनको इन रेज के साथ चेक करो, तो ये सरफेस हमेशा इन रेज के साथ कैसे हैं, Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो विच ऑप्शन विल सूट, A. ये ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाता है ना। थोड़ा सा लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा, एब्सेंट माइंडेडली बैठोगे तो कुछ भी नहीं, डब्बा गुल, कुछ नहीं समझ में आएगा। यस, Yes, sir. आइए एक और देखते हैं। अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। सर्टेन प्लेन वेवफ्रंट्स आर शोन इन द फिगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा। तो ये वेवफ्रंट ऐसे आ रही है, बाद में ऐसे बेंड होके नीचे चलेगी। मैं थोड़ा इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ, इन वेवफ्रंट्स को थोड़ा और आगे बनाता हूँ। अगर हम इसी तरीके से ये वेवफ्रंट और आगे बनाते चले गए तो ये ऐसी, उसी सेपरेशन के साथ दिखाऊं बेटा मैं, तो ऐसी ऐसी होगी। ठीक है, अब देखें तो लाइट हो सकता है कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कुछ इस तरीके से नीचे गई होगी। ठीक हो गई बात। ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूं तो ये बराबर से मुझे परपेंडिकुलर दिखते हैं। अब बच्चों ये पूछ रहा है हमसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, या V1 मान ले, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो यहां तो ये वैक्यूम है और ये दूसरा कोई भी मीडियम होगा, वट एवर इट इज। अब स्पीड का फॉर्मूला आप बताएं, क्या है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Upon time. दूसरे केस में भी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों के लिए तो हमने टाइम सेम दे दिया, टाइम सेम ही देना है हमने यहाँ पे, तो ये टाइम का फैक्टर कट गया। क्या बता, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेवफ्रंट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेवफ्रंट इन द सेकंड मीडियम। पहले मीडियम में किसी दो कॉम्बिनेशन ऑफ वेवफ्रंट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 meter. 2. 2 मीटर, और दूसरे मीडियम में कितना किया, 1. 1. आंसर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2। और एक नोटिस करने वाली बात है, वैक्यूम इज रेयरेस्ट, और ये कोई भी मीडियम होगा तो वैक्यूम के मुकाबले में तो ये डेंसर ही होगा ना। तो देखो इनका गैप देखो कम हो गया, बताया मैं आपको ये चीज। बंच ऑफ वेवफ्रंट अगर मैं डेंसर मीडियम में निकालूंगा तो उनका गैप कम होगा। Yes, sir. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना, ये क्वेश्चन जेई में भी पूछे गए हैं। अब आइए एक और निकालते हैं। I will again request that keep patience, we'll finish this today। 10-15 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाते हैं तो प्लीज जरा पेशेंस के साथ बैठे। Now wavelengths incident on an interface between the media are shown like this। ये ऐसी आ रही है। तो पहले तो मुझे ये निकालना है कि अगली वेवफ्रंट कैसी बनने वाली है। तो बेटा तो आप लाइट को आते हुए दिखाएं पहले, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई बेटा, ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल निकाल दूं, ये ऐसा, ये नॉर्मल सरफेस पर, तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताएं लाइट जाएगी कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है। तो लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, इसका मतलब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। Yes. लाइट विल एंटर समथिंग लाइक दिस, ऐसे जाएगी, यहाँ आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ के वेवफ्रंट्स बच्चों अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे वेवफ्रंट्स हैं, ठीक है। तो ऑन दैट पॉइंट अगर मैं सोचता हूं तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा बी, ये शेप्स देखें आप, या फिर बचा डी। अब हमें यहां पे ये देखना है कि एंगल कितना है, खेल तो यहां पे है।
तो आप याद करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं, इवन आपने 10th में भी पढ़ा था, तो आप इसे दो तरीके से लिखते हैं। या तो आप इसे ऐसे लिखते हैं sin i बाय sin r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, अगर मैं गलत नहीं हूं। Yes, sir. ठीक है। अब sin i, तो डायग्राम को रेफर करें, वेवफ्रंट जितने एंगल पर इंसिडेंट करती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाता है। ये बाद में हम प्रूव करेंगे, फिलहाल इसे मान लें आप। तो sin i कितना हो जाएगा? Sin 45. sin 45। sin r हमें निकालना है। μ2 जब मैं देखता हूं तो 2 डिवाइड बाय μ1 इज 1। नाउ व्हाट इज sin 45? तो ये हो जाएगा 1/√2 इनटू ये आगे का sin r जैसे का वैसा, दिस विल बी √2 डिवाइडेड बाय 1। If I just do a cross multiplication, तो I will be getting sin of r is equal to 1/√2 यानी कि हाफ। तो इसका सीधा सा मतलब पता चला कि एंगल ऑफ साइन इज 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 ही हाफ होता है। तो ये जो वेवफ्रंट ऐसे उतर रहे हैं नीचे, उनका एंगल कितना है? 30. कौन सा ऑप्शन आएगा? B. सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर करें अपने हिसाब से। couple of more questions, keep some patience। इसे आप खुद अपने हिसाब से आंसर करें। एक प्लेन वेवफ्रंट है जो किसी इंटरफेस पे जाके टकराती है। स्पीड ऑफ द मीडियम, speed is different in the two media. What will happen to the distance of wavefront and the direction of traveling wavefront as the wavefront enters the second medium? तो ये डेंसर माने और ये रेयर माने। ठीक है, इसे हम डेंसर माने या डेंसर रेयर नहीं भी माने, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवफ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, स्पीड अगर कम हुई सामने वाले मीडियम में जाने के बाद, तो वेवफ्रंट नैरो नैरो होंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, उनका बंच एकदम क्लोज सेपरेशन के साथ आएगा। और अगर स्पीड ज्यादा हो गई सामने वाले मीडियम में जाने के बाद, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर वो गैप वाइड हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, चाहे गैप नैरो हो चाहे वाइड, डिस्टेंस तो चेंज होगा, पक्की बात। Yes. ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इसने बोला डिस्टेंस ऑफ वेवफ्रंट और वेवफ्रंट का गैप, ये कुछ दोनों भी चेंज नहीं होंगे। ऑप्शन सी, डिस्टेंस बिटवीन द वेवफ्रंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ वेवफ्रंट बोथ चेंजेस, सही है। Yes. तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे, सी लेना पड़ेगा। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर वन। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हियर आई डोंट हैव टू सॉल्व मच, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन ओरिजिन इन एयर, द इक्वेशन ऑफ वेवफ्रंट। देखो, पॉइंट सोर्स जब हम रखते हैं तो वो स्फीयर बनाता है, स्फीयर। वेवफ्रंट का शेप कैसा बनेगा? Sphere. स्फीयरिकल। और स्फीयरिकल वेवफ्रंट में स्फीयर की मैथमेटिकल इक्वेशन ये होती है, x² + y² + z² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस ct होता है। ध्यान करो, ct डिस्टेंस पर ही आर्क निकाला था हमने। Yes. तो अगर सर्कल है, सर्कल का क्या आता है? x² + y² इज इक्वल टू r², ऐसा आता है ना सर्कल का इक्वेशन। Yes. तो स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा x² + y² + z², चूंकि स्फीयर एक 3 डायमेंशनल शेप है, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और मैं फिर दोहरा दूं, रेडियस ct है, क्योंकि आर्क जब हमने निकाला था सेंटर कंसीडर करते हुए सोर्स को, तो हमने ct डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही आर्क निकाला था। ऑप्शन क्लियर हो गया? Yes. सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Wavefront of light beam is given by a certain equation, x + 2y + 3z is equal to c। अब ये बोल रहा है डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस क्या होगा। बच्चों, इसे हम एक मैथमेटिकल टेक्निक से निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। इसे कुछ ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं कॉस इनवर्स और न्यूमरेटर में लिखते हैं y कंपोनेंट। इसलिए y कंपोनेंट लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन y से पूछा है। अगर डायरेक्शन x से पूछा जाता तो x कंपोनेंट लिखते, और डायरेक्शन z से पूछा जाए तो z कंपोनेंट लिखते। फिर डिनोमिनेटर में
टोटल जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये सोचें आप इसको अगर आप ठीक से अप्लाई करें गिवन कंडीशन पे डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से, तो आप बताएं क्या लिखेंगे? y कंपोनेंट कितना है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको याद होना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर एडिशन होता है 3 का स्क्वायर। सही जा रहे हैं? तो आंसर आया cos इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 9 10 14 रूट 14। ये होगा इसका डायरेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आंसर है। तो मोर और लेस मैं कहूंगा कि इसको याद रखें। अब सोचें अगर ये पूछता कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस, तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ जेड कंपोनेंट है 3 और मैग्नीट्यूड टोटल का तो वही होगा, तो आंसर आ जाता 3 डिवाइडेड बाय रूट 14। Yes. तो इस चीज को याद रखें, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मैथ्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने के लिए। नाउ टेकिंग द लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। द वेवफ्रंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेन y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ऐसे बोला। थोड़ा सा मैं इसको एलॉबरेटिव तरीके से आपको समझाता हूं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं इसको आपको। बच्चों ये कह रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ वेवफ्रंट है। बेसिकली अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इफ आई ड्रॉ x and y coordinates like this, and if I use this particular equation y is equal to 3 minus x, and if I just substitute x is equal to 0, तो इसके लिए y का आंसर मुझे 3 मिलेगा, and if I substitute y is equal to 0, तो मुझे इसके लिए x का आंसर 3 मिलेगा। मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही है समझ रहे हैं? y में 3 और x में भी 3, तो ये है आपकी वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट है। सही है? अब सोचो तो कि इस लाइन का स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट दिस इक्वेशन एंड राइट दिस इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जानते हो ना? Yes. और ये जो m फैक्टर होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? Slope. तो यहां देखते ही कंपैरिजन करते ही मुझे पता चलेगा कि गिवन इक्वेशन में और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करूंगा तो स्लोप इज -1। ये c3 हो गया, x है, या सामने -1 है, मतलब m का वैल्यू क्या आया? -1। लेकिन स्लोप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू -1, इसका सीधा मतलब है थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए आपको। -1 कब होता है tan थीटा? 135। मतलब ये जो एंगल है बच्चों, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, यही स्लोप होता है ना। ये एंगल कितना है? ये 135। अब मुझे आप ये बताएं कि रे ऑफ लाइट कैसे चल रही होगी। बेटा ध्यान दें, तो रे ऑफ लाइट तो ऐसे जाती है। A ray of light should always be perpendicular to the surface of wavefront, करेक्ट है? तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर रेज ऑफ लाइट बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा। Yes. तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90. 90। इसका मतलब ये अंदर का एंगल कितना हुआ? 45. शाबाश, ये 45 हुआ, क्योंकि टोटल तुमने अभी अभी बोला था 135, 135 में से इधर का 90 चला गया तो ये हुआ 45। तो ये रे कहां जा रही है? एक्स एक्सिस से 45 डिग्री ऊपर, वेयर द लाइट इज ट्रेवलिंग। आया समझ में? Yes. ये एक्स एक्सिस है ना बच्चों, वाई एक्सिस है। क्या यही लाइट की रे है जो जा रही है ना? लाइट की रे कहां जा रही है? द वेव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस एट कितने एंगल पर प्रोपोगेशन होता हुआ है? 45. विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। याद रखें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोला उसने, केयरफुली कर लें। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए। So this is all about the Huygens principle, the construction of wavefront and certain numericals associated or linked to it.
आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। रुक जाए। Yes.